हम्म, नमस्कार। गुड इवनिंग। शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है इतिहास की इस परिचर्चा में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना के साथ में। आ, आज की जो चर्चा में हमारे बीच जुड़ेंगे उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। सुनील सिंह जी हैं, मनीष लोधी राजपूत है हमारे साथ आज, जय हिंद राजपूत जी जुड़े हैं, ब्रजेश राजपूत जी जुड़े हैं, रोहित सिंह लोधी जुड़े हैं, गिरीश भारत हमारे साथ जुड़े हैं, अजय राजपूत एटा से जुड़े हैं हमारे साथ, इंजीनियर प्रवीण राजपूत जुड़े हैं, राम लखन राजपूत जुड़े हैं, ओम प्रकाश राजपूत जी, रामचंद्र वर्मा जी, भारती राजपूत, रोहित सिंह लोधी, गुड वर्क बुलंदशहर, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, शिव सिंह आर राजपूत गुजरात, भूपेंद्र सिंह लोधी, उदय सिंह लोधी, राजकुमार राज, डॉक्टर मोनू राजपूत, वंदना राजपूत, दीपक राजपूत, मंजू दयाल, सुमन सिंह लोधी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा बीच में, मैं फ्लाइट मोड पे लगाना भूल गया था। सो मंजू दयाल के बाद गौरव लोधी, हेमराज ठाकुर लोधी, पीके प्रेमी, श्यामलाल लोधा और श्रीमती कल्पना राजपूत गुड इवनिंग, राम लोधी गुड इवनिंग, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत गुड इवनिंग, इंजीनियर प्रवीण राजपूत, पुष्पवीर सिंह लोधी, विनय लोधी अयोध्या उत्तर प्रदेश, श्यामलाल लोधा, रमेश सिंह लोधी, माधुरी राजपूत गुड इवनिंग। चलिए, राम सहाय राजपूत, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, सुखवीर सिंह अतरौली के रहने वाले हैं, जिला अलीगढ़ से। गुड। चलिए, रामकृष्ण राजपूत जी, राघवेंद्र सिंह राजपूत, चंद्रभान लोधी, दुष्यंत लोधी, रूपेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत, राम लखन राजपूत लोधी, अनिल वर्मा, संदीप लोधी, सुजीत कुमार लोधी, हेमंत कुमार राजपूत इंदौर, राकेश कुमार राजपूत, जयंती राजपूत हमीरपुर यूपी से, योगेश कुमार अलीगढ़ से, कमलेश लोधी, सुनील राजपूत, सत्यनाम राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, सोनू लोधी अयोध्या यूपी, राघवेंद्र सिंह राजपूत, अच्छा राघवेंद्र सिंह राजपूत। चलिए, सो देवीराम सिंह लोधी, देवराज सिंह लोधी, पवन राजपूत, खुशी राजपूत गुड इवनिंग, चंद्र प्रताप सिंह, कपिल सिंह राजपूत, गजेंद्र सिंह राजपूत, भगवान सिंह लोधी ठाकुर, ये है राय सिंह माहौर, पूरन वर्मा, हरिओम लोधी राजपूत, गजेंद्र सिंह राजपूत नौगांव, शिवशंकर राजपूत लखनऊ, चैनदास जंगील साहब छत्तीसगढ़, भिलाई लोधी लाला भैया सिंह गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, पवन राजपूत, रेबल मुकेश सेन, पूरन सिंह पटेल साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उपल सिंह वर्मा नमस्कार प्रणाम, सूरज सिंह लोधी, उसके बाद संतोष कुमार लोधी अयोध्या से बहुत लोग जुड़े हैं। हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है अयोध्या के बारे में, लेकिन मैं देखता हूँ 4 या 5 लोग अयोध्या से जुड़ते हैं इस चर्चा में। ओबीसी पुरुषोत्तम लोधी, थान सिंह राजपूत नमस्कार, लोधी यतेंद्र राजपूत, गवेंद्र सिंह लोधी, दुष्यंत लोधी, सोबरन सिंह, देवेंद्र सिंह ठाकुर, कविता पथरिया, रोहित सिंह लोधी, विवेक सिंह नरबरिया, ओमवीर सिंह, कृष्ण गोपाल लोधी, मनीराम लोधी, और आपके देवेश राजपूत नमस्कार, सत्येंद्र कुमार राजपूत, अवनीश राजपूत, दिनेश राजपूत, राहुल राजपूत, अवंती लोधी, अवध सिंह लोधी, श्री कृष्ण पांडु गुड इवनिंग, श्री कृष्ण पांडु, अरविंदर लोधी, दुष्यंत लोधी, नीरज नादना गुड इवनिंग। चलिए, ओमवीर सिंह जी और राजू मोहन लोधी। सो नमस्कार, गुड इवनिंग।
आज की चर्चा हम लोग आरंभ करते हैं। अब सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं, 125 के आसपास लोग हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे चर्चा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की वास्तविक जो स्थापना है। कल हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत की जो नींव है वो पड़ चुकी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से। मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन उस नींव को व्यवस्थित करने का कार्य किया था आज जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जैसे कल हमने चर्चा की थी। उससे पहले एक विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे, आप आज आपने अखबारों में खबरें देखी होंगी, सोशल मीडिया भी आप लोग चला ही रहे होंगे, लॉकडाउन है तो ज्यादा ही चला रहे होंगे। संजय राजपूत, प्रणाम संजय, हाउ यू, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। ब्रजेश लोधी, लोधी अजय लिलहारे, गुड इवनिंग अजय। तारा प्रसाद लोधी, सुरेश चंद्रा। चलिए, मुकेश पटेल, संदीप लोधी, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं या देर से जुड़े हैं उनके लिए भी नमस्कार, प्रणाम। आप लोग चर्चा में आप शामिल हो जाइए और चर्चा का आप आनंद लीजिए। उदय सिंह समाज सेवक, विनय राजपूत, नरेंद्र कुमार लोधी, सभी लोगों का भी स्वागत है। और आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पर आप लोग देख रहे होंगे, एक बड़ी अजीब सी खबर चल रही है। क्या खबर चल रही है कि शराब की बिक्री की छूट दे दी है भारत भर में तमाम जगह पर। और उसमें आपने देखा होगा दिल्ली सहित यूपी और तमाम प्रदेशों में कहा गया कि शराब की दुकानें खुलेंगी। ऐसे में क्या हुआ कि अंधाधुंध संख्या में लोग निकल के बाहर आए शराब खरीदने के लिए। और दिल्ली का हालत यह हो गया कि दिल्ली में 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। पुलिस को कुछ एरिया में बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग करके लोगों को वहां से हटाना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग की कुल मिलाकर के जो लोग अब तक 40 दिनों से घरों में बैठे हुए थे, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल के आए शराब के ठेकों की दुकानों पर। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग, कोई नियम कायदे कानून कुछ भी नहीं, और बड़ी बड़ी लंबी लाइनें, बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी हुई थी। टीवी न्यूज में आपने सब देखा होगा। क्या दर्शाता है ये? अगर हम लोग इसको बहुत गहराई से अगर अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इससे क्या निकलता है। इसका मतलब यह है कि 2 जगह पर समस्या है। एक समस्या है सोच पर, जिसकी मैंने कल भी चर्चा की थी कि ड्रिंक करने से, दारू पीने से इम्यूनिटी कमजोर होती है। और कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसमें कोई व्यक्ति अगर शराब, गुटखा इत्यादि का सेवन करता है तो उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर पड़ेगी, और ऐसे में उसको वायरस का खतरा होने की संभावना ज्यादा है। तो ये चीजें क्यों, ये होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा जो खतरा, बड़ी संख्या में लोग अगर निकल के आएंगे तो ऐसे में क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। आप जानते हैं दुकानों पर क्या हाल होता है, उसी खिड़की से लोग ले रहे हैं, उसी खिड़की से सारा काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई खिड़की टच करेगा, कोई उसकी रेलिंग को टच करेगा, कोई किसी आदमी को टच करेगा, और उनमें से अगर किसी 1 या 2 आदमी को भी हुआ तो कितने लोगों को कोरोना होने का खतरा है। क्लियर? और जनता को देखिए, मतलब जो लोग 40 दिनों से घरों में बैठे हुए थे, उनमें सब्जी लेने की होड़ नहीं है इतनी। उनमें सब्जी लेने की या जरूरत की जो चीजें हैं उनको लेने की होड़ नहीं है। लेकिन आप देखिए कैसी होड़ लगी। पूरे देश की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, मीडिया सब दिखाया है, सब आपने न्यूज चैनल पर देखा होगा, फेसबुक से आपने देखा होगा, कैसी लंबी लंबी कतारें, घरों से निकल के ऐसे लोग भागे। तो प्रॉब्लम दोनों लेवल पे, ऊपर के लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत कि ऐसे में इन चीजों की जरूरत ही क्या थी, जो मनुष्य की बीमारी को बढ़ाए उसकी आवश्यकता ही क्या है। दूसरा लोगों की तरफ से, जब 40 दिन से लोग अपने घरों में रह रहे थे तो क्या जरूरत है भाई उन चीजों की? क्या आप 40 दिन से आपको दिक्कत थी? नहीं थी। तो जो सुधारों की प्रक्रिया है, वो सुधारों की प्रक्रिया हमेशा अगर लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों से अगर आरंभ हो तो उसमें सुधार होने की, उसका समाधान निकलने की संभावना होती है। अगर व्यक्तिगत प्रयासों से अगर उसके समाधान न किए जाए तो फिर उसका समाधान बहुत मुश्किल है। और ये सब चीजें, ये सारी तस्वीरें विचलित भी करती हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग समाज को बेहतरी के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो पुराने लोगों को समझ में नहीं आती हैं। जैसे
जब मैं कहता हूं कि ये सामाजिक कुरीति है, ये पाखंड है, ये कर्मकांड ढोंग है, ये ढकोसले हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, तो अपने ही बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं बुरा मान जाते हैं। उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनको वो चीजें खराब लग जाती हैं, अचानक से कहती हैं कि साहब ये सही नहीं है। इस तरह में हम भी बहुत आलोचना झेलते हैं इन बातों को लेकर के। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सब लोग मानते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, समाज की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, हर तरह की बर्बादी है। क्लियर? और सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है इसको रोकने की। यानी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप दारू पियो या मत पियो। सरकार को अगर अपना रेवेन्यू चाहिए तो वो दुकानें खोल देंगे। तो आपके समाज को सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है। एक उदाहरण है, ये उदाहरण इस बात के लिए कि सरकार की जिम्मेदारी आपके समाज के सोशल रिफॉर्म्स करना नहीं है। वो आपको गवर्नेंस दे सकते हैं, वो आपको सिस्टम दे सकते हैं, लेकिन सोसाइटी का रिफॉर्म करना सोसाइटी के लोगों के हाथ में होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इतने सारे कर्मकांड, इतनी सारी कुरीतियां, इतने सारे पाखंड जो समाज में विद्यमान हैं, उनको सरकार आगे कभी नहीं रोकेगी। हमारी गलती क्या होती है कि हम उन्हीं सरकारों पर भरोसा करते हैं कि सरकारें रोकेगी। नहीं, ये जिस समाज के साथ में दिक्कत है उस समाज को पहल करनी होगी। अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे समाज में बड़े स्तर पर मूर्ति पूजा या किसी तरह के पाखंड अगर विद्यमान हैं, तो हमें चिंतन करना होगा, हमें सोचना होगा। और हमको यदि लगता है कि हमारे समाज के हित में है तो हम करेंगे। हमें यदि लगता है कि हमारे समाज के हित में नहीं है तो सामाजिक रूप से हमें उसकी तिलांजलि दे देनी चाहिए। तो समाज का जो अपना चिंतन होता है वो एक बहुत व्यापक अवधारणा होती है और उसमें मानवीय पुट होता है। और जो प्रशासनिक और जो शासकीय दृष्टिकोण होता है वो प्रशासनिक और शासकीय दृष्टिकोण के तमाम फायदे और नुकसान के दृष्टिकोण से दिया जाता है। उसमें मानवीय पुट हो ये आवश्यक नहीं है। और ये आज वाला जो उदाहरण है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए पर्याप्त है। दुनिया कह रही है, तमाम मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दारू पीने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको कोरोना का खतरा हो सकता है, फिर भी दुकानें खुलवा देगी। तो समाज के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। जो लोग 40 दिनों से अपने घरों में थे, जो घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, बताइए क्या उन लोगों को कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। तो इसलिए कहते हैं कि समाज में गलत चीजें भी हैं, समाज में अच्छी चीजें भी हैं। आपके सामने दोनों ऑप्शन हैं। समाज में अच्छी और बुरी दोनों चीजों के ऑप्शन होंगे। आप जाइए, आपको जुआ खेलते लोग मिल जाएंगे, आपको दारू पीते लोग मिलेंगे, आपको कर्मकांड और पाखंड करते हुए लोग मिलेंगे। एक तरफ जहां ये चीजें हैं वहां दूसरी तरफ आपको सात्विक लोग मिलेंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए लोग मिलेंगे, अखबार पत्रिकाएं पढ़ते हुए लोग भी मिलेंगे समाज में। भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन वैसे लोग भी होंगे जो इन सब चीजों का अध्ययन कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे भी आपको समाज में मिलेंगे जो आईआईटी की, नीट की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आपको जो किसी गांव में दारू पी रहे होंगे या जुआ खेल रहे होंगे। दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो समाज किस चीज से बनता है? समाज बनता है सामाजिकता से, अच्छी सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से। और वो हमें सोचना है, ये सब चीजें हमें तय करनी होती हैं। हमारे सामने दोनों रास्ते हैं। और किसी भी समाज का जब बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग को चिंतन करना चाहिए, उसको अपनी सोच का दायरा व्यापक करना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे समाज को इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। आप जानते होंगे कि भारत में कई तरह के वर्ग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, तमाम तरह के भारत में इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं। बहुत सारे डिवीजन है इंडिया के अंदर आप देखेंगे भारत में बहुत बड़े लेवल पर लोगों में विभेद है। क्लियर? तो उसमें आपने देखा होगा कि सामाजिक कुरीति या कोई सामाजिक बुराई जब आती है तो उससे ऊपर वाला वर्ग बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित नहीं होता। उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो निचला वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो उपेक्षित वंचित वर्ग है, उसको होता है। जैसे मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है जिसके पास सारे संसाधन है, बड़े बड़े कमरे हैं घर में, कोई एक कमरे में एक लोग सोते हैं। उनमें से मान लीजिए अभी लॉकडाउन के समय उनके पास तो शराब के भंडार भी होंगे, वो पीते होंगे, उनके कल्चर में होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन आप एक ऐसे परिवार के बारे में सोचिए जिसमें एक कमरे या दो कमरे में 10-12 लोग रहते हैं।
वहां कोई एक आदमी दारू पी के आता है, जैसे मान लो आज घटना हुई, और वो आके लड़ता है अपनी पत्नी से, बच्चों से, न जाने कितने लोगों में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, अशांति होगी, मारपीट होगी, पूरे के पूरे परिवार का जो सिस्टम है वो पूरे के पूरे परिवार का सिस्टम बिखर सकता है, हिंसा की चपेट में आ सकता है, और हो सकता है अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे भी संघर्ष हो जाए, उनसे के साथ भी हिंसा हो जाए। तो समाज को कितनी बड़ी व्यापक क्षति हो सकती है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमेशा जो पौंगापंथी है, जो कर्मकांड है, जो कूपमंडूकता है, जो पाखंड है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं उन बेचारे गरीब कमजोर लोगों के लिए, और वहीं से समाज का नुकसान होता है, वहीं से उस समाज का पतन आरंभ हो जाता है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का यही काम तो होता है कि वो उनको बताएं कि ये चीजें सही नहीं है और इनको रोका जाए, इन चीजों को अलाउ नहीं किया जाए। जब ये गलत चीजें रुकेंगी तभी समाज में अच्छी चीजें होंगी। और जिस तरीके से भीड़ जो दौड़ के पड़ी आज, मैं हतप्रभ हूं, मैं हैरान हूं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि 21 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई भी ऐसी आदतें हैं वो छूट जाती हैं 21-20 दिन में, लेकिन उसके बावजूद भी 40 दिन के बाद हम लोगों को फिर से अपना मूल्यांकन करने की और समाज के बारे में फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जो हमारा ये मानना है कि हम लोगों को पाखंडों को, कुरीतियों को, कर्मकांडों को पूरी तरीके से समाज से हटाना होगा, ये उदाहरण उसके लिए बहुत सटीक है कि इसकी आवश्यकता अब और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नहीं हम हटाएंगे तो इस तरह की छोटी छोटी जो खुराफातें हैं वो आकर के समाज का बेड़ा गर्क करती रहेगी, उस समाज को नुकसान पहुंचाती रहेगी। हम लोगों को और अधिक संकल्प के साथ, और मैं कहता हूं कि हमारे अपने समाज में अगर कुछ बुजुर्गों को ये बात बुरी लगती है तो मुझे लगता है लगने दी जाए, क्योंकि हजारों सालों की, सैकड़ों सालों की जो मानसिक दास्ता है, जो कर्मकांडों और पाखंडों के नाम पर है, उसको अगर हम आधुनिक शिक्षा से, वैज्ञानिक शिक्षा से और संवैधानिक शिक्षा से अगर दूर नहीं कर पाए तो ये चलता रहेगा, हमेशा हमेशा ये चलता रहेगा। तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपके आगे बढ़ने का, आपके जानकार होने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जो आपके पूर्वजों ने किया वो आप करेंगे, और जो आप करेंगे वो आपके बच्चे करेंगे, आगे चल करके आपकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को अगर ये बात बुरी लगती है तो मैं चाहता हूं कि उनको बहुत बुरी लग जाए, लेकिन कम से कम समाज के युवाओं को अब अपने आप को पूरी तरीके से प्रतिबद्ध कर लेना चाहिए कि हम समाज में होने वाली, जैसे चाहे शराब है, चाहे जुआ है, चाहे मृत्यु भोज है, चाहे कैसे भी कर्मकांड पाखंड है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जिनसे किसी परिवार का कोई भला नहीं होता, हम सब लोगों को ऐसी सारी चीजों को अब जड़ से खत्म करना होगा। और इसके लिए हमें जो भी काम करना पड़े, अभियान चलाना पड़े, जागरूकता फैलानी पड़े, अपने परिवार को समझाना पड़े, उसमें सक्रिय भूमिका ना निभानी पड़े, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को करनी होगी। सो मुझे लगता है कि ये सही समय है और इस पहल को देशव्यापी स्वरूप दिया जाए। और क्योंकि समाज में, जैसा मैंने कहा, वो चीजें जो फैली हुई हैं उनको हटाना पड़ेगा आपको। जैसे हमने कहा ना कि हमारे घर में अगर जाले हो जाते हैं मकड़ी के, तो उन जालों को हम लोग लकड़ी से हटा के साफ करते हैं घर को, या हमारे घर में बहुत सारी ढेर सारी गंदगी हो जाती है, उस गंदगी को भी हम लोग साफ करते हैं। क्लियर? सो ये जरूरी भी है और समय की मांग भी है। पुराने जो लोग हैं उस सोच के, उस ख्यालों के, उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लेंगे, उनसे क्षमा भी मांग लेंगे, लेकिन उनसे हम कहेंगे कि आप अपने जो एजेंडा है उसको आप व्यक्तिगत रखिए। मतलब आपको अगर कोई श्रद्धा है तो आप उस श्रद्धा को अपने व्यक्तिगत रखिए और उसको आप सार्वजनिक करके समाज को आप दूषित मत करिए। क्योंकि अगर लोग समाज को अभी भी दूषित करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो आने वाले युवा हैं, जिन्होंने अब संविधान पढ़ लिया, जिन युवाओं ने संविधान पढ़ लिया, जिन्होंने विज्ञान पढ़ ली है, वो युवा उन चीजों का विरोध करेंगे। और वो विरोध करेंगे तो पुराने लोग जो परंपरागत रूप से चीजों को मानते आ रहे हैं, जिनके अंदर कर्मकांडों और पाखंडों को लेकर के प्रतिबद्धता है, उनको उन युवाओं का सामना करना पड़ेगा। और वो युवा जब उनसे बोलेंगे तो शायद उनको बुरा लगेगा और फिर उनको कहेगा कि भाई हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सम्मान। तो मुझे लगता है कि पुराने लोगों को या तो चीजें व्यक्तिगत कर लेनी चाहिए, या फिर उनको ये अपने आप में आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या जो कर रहे हैं, क्या उससे समाज का भला होगा, क्या उससे उनके करने से क्या समाज में अंधविश्वास नहीं पनपता,
उनके ऐसे करने से क्या पाखंडों को, कर्मकांडों को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या उनके ऐसा करने से समाज अंधकार में नहीं जाता? क्या उनके ऐसा करने से हमारा समाज शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा, रोजगार से, वैज्ञानिक सोच से वंचित नहीं होता? अगर हम एक बार मूल्यांकन करें और हमको लगता है कि ऐसा होता है, तो मुझे लगता है किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ही गहरी भी आस्था है, तो उसको भैया व्यक्तिगत करिए अपने घर के कमरे में, समाज के बीच में मत लेके आइए, क्योंकि सोसाइटी उसको सम्मान के साथ आपको अलाउ नहीं करेगी। तो वो एक ऐसा समय आ गया है जहां हम सब लोगों को ये सारी बातों पर गंभीरता पूर्वक विमर्श करने की, विचार करने की आवश्यकता है। और मैंने जैसे कहा, आप संविधान पढ़ते जाइए, परतें खुलती चली जाएंगी। संविधान को आप पढ़ते जाएंगे, परतें खुलती जाएंगी अंधविश्वासों की, कर्मकांडों की। यही ये समाज के पतन वाली चीजें रही हैं। मैंने कहा ना कि जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके कोई आदमी आज तक आईएएस, आईपीएस, जज नहीं बना। और जो जो संविधान पढ़ लिए वो सब देखो कहां से कहां। बड़े हिस्से को अगर हम इससे वंचित रखेंगे कि भाई तुम संविधान को मत पढ़ो, तुम अधिकारों को मत जानो, तो कैसी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं? मेहनत करके अगर कोई आदमी किसी नौकरी में पहुंच भी जाता है और उस मेहनत के पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने समाज के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, अशिक्षा दूर करने के लिए प्रयोग न करके वो कर्मकांडों और पाखंडों में उस पैसे को चढ़ा देता है, कौन सी शिक्षा उसने हासिल की? हम लोगों को इस पर रीथिंक करने की आवश्यकता है। और किसी भी व्यक्ति को मैं तो कहता हूं, मैं तो अपनी आलोचना बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मेरी आलोचना करने के लिए खुला छोड़ रखा मैं लोगों को कि आप करिए, लेकिन गाली गलौज नहीं। आलोचना कीजिए जितनी कर सकते हैं, तर्क लेके आइए, प्रमाण लेके आइए, और आपके तर्कों से अगर आप संतुष्ट कर देंगे हमें, तो हम आपकी बात मानेंगे। और आपने अगर हमें संतुष्ट नहीं किया और हमने अगर अपने तर्कों से आपको संतुष्ट कर दिया, तो समाज हित में आपको हमारी बात माननी होगी। और युवा पीढ़ी ने तो ये समझ लिया है। आज के जो युवा हैं, मुझे लगता है मैं जितने युवाओं के संपर्क में हूं समाज में, कम से कम लाखों युवा पूरे भारतवर्ष में मेरे कांटेक्ट में हैं। उन युवाओं की अवधारणा तो ये है कि उनके अंदर दर्द है, उनके अंदर तो एक पीड़ा है कि साहब बहुत बहुत सालें हो गई शिक्षा से वंचित रहते हुए, बहुत सालें हो गई साहब गरीबी में रहते हुए, बहुत सालें हो गई साहब ये पाखंड अंधविश्वास ढोते हुए, इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो वो युवा तो अपना परिवर्तन का रास्ता तलाशेगा। वो तो कहेगा कि मुझे अफसर बनना है, वो तो कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, वो तो कहेगा मुझे संविधान जानना है, वो तो कहेगा मेरे पास गाड़ी हो, अच्छा घर हो। उसके अंदर तो जिज्ञासाएं, उसके अंदर तो आकांक्षाएं पनपेंगी। और एक समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको सही मार्ग दिखाएं, हम उनको ये सारी चीजें बताएं। तो आप सब लोगों को गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर गाली गलौज के माध्यम से या कुतर्क के माध्यम से अपनी बात को समाज में, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से थोपने का प्रयास करता है, तो उससे बात कीजिए, उसको बुलाइए और उससे कहिए कि भाई बताओ क्या तुम्हारे पास इसके पक्ष में प्रमाण है, तर्क है। और अगर वो तर्क और प्रमाण नहीं देता है, तो एक नहीं, एक साथ मिलकर सैकड़ों आदमी उसकी आलोचना करिए। ऐसे देखिए, गंदगी समाज से ऐसे साफ नहीं होती है। गंदगी समाज से साफ होती है सामूहिक प्रयासों से। जब बुराई फैलती है तो बुराई को एक आदमी नहीं फैलाता, बुराई को फैलाने वाले कुछ लोग आते हैं और वो फैलाते हैं। उसी तरीके से अगर हमको अच्छाई फैलानी है, तो अगर हम लोग ठान लें कि अगर एक हमने अच्छी बात कही, तो उस अच्छी बात के कहने के पक्ष में अगर 100 लोग खड़े हैं, तो 10 गंदे लोगों की हिम्मत नहीं है कि उस पर आ जाए, उस अच्छाई का विरोध करें। और ये सामाजिक जो मेंटेलिटी है, समाज की जो मनोदशा है, उस मनोदशा में परिवर्तन आना चाहिए। और आज के उदाहरण से आप और आश्वस्त हो जाइए कि सरकार पर नहीं, अपने आप पे भरोसा करिए। चीजें समाज के लोगों के करने से, समाज के अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने से समाज सुधरेगा। समाज के अपने लोगों की जब सोच में बदलाव आएगा, जब समाज के लोग स्वयं से पढ़ना सीखेंगे, आगे बढ़ना सीखेंगे, तब समाज तरक्की करेगा। और जैसा मैंने कहा कि सरकारों का काम विकास न होकर के सुविधा देना होता है। कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, सरकार आपके गांव में जो ईंट, नाली, खड़ंजे, नल, हैंडपंप, बिजली बनाती है, ये सुविधाएं हैं। ये आपकी एजुकेशन, आपको आईएएस बनाना, आपको पीसीएस बनाना, आपको जज बनाना नहीं है, ये सुविधाएं हैं। तो सरकार का काम वही फैसिलिटेटर का होता है, सुविधा प्रदान करने वाले का। ये समाज के बौद्धिक वर्ग को सोचना होता है कि हमारा समाज कहां जा रहा है, हमने कितनी तरक्की की है। आप लोगों को मैं एक डाटा बताता हूं, मैं आपको आंकड़े
तो नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ जाइएगा। मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं। भारत आजाद हुआ था 1947 में, और 1935 में आप लोग 1935 से 1940 में जो भारत में नौकरियां थी अंग्रेजों के समय, उन नौकरियों का आप परसेंटेज देखना कि किसको कितनी नौकरियां थी, और उसकी तुलना आप आज करना 2020 में किसको कितनी नौकरियां हैं। कोई हो सकता है आपको अवेलेबल करा देगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहां से कहां व्यवस्था पहुंची है। और ये गंभीर चिंतन आपके रिसर्च के माध्यम से आते हैं। जब आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं तब आपके अंदर ये चिंतन विकसित होता है, और उस चिंतन के माध्यम से आप फिर अपने सुधारात्मक कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चर्चा है ये जरूरी भी है, और जो कंटेम्प्रेरी जो प्रसंग है उसके लिए अपरिहार्य भी है। तो चलिए, ये हमारी एक छोटी सी चर्चा, और इस पर और बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप अगर पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप अगर पढ़ लिख करके कुछ बन जाते हैं और उसके बाद अपने समाज का, अपने राष्ट्र के उत्थान नहीं करते हैं, तो आपकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। आप जीवन यापन कर रहे हैं, केवल हो सकता है घर बना लें, बढ़िया गाड़ी ले लें, ये जो जीवन यापन कर रहे हैं आप, वो जीवन यापन तो जानवर भी करते हैं। आपकी शिक्षा का मतलब यही है कि उस समाज, उस राष्ट्र के प्रति उसको वापस लौटाएं, तभी उसका मूल्य रहेगा, जिस भी रूप में हम उसको वापस करना चाहें। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, और आज हम चर्चा करने वाले दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने कहा कि कल हमने जो चर्चा की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में की थी, और मैंने बताया था आपको कि 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में देखो, यहां को ये देवेंद्र पटेल हैं, इनके कमेंट से आप समझ जाओगे देवेंद्र पटेल जी की मानसिकता क्या होगी। ये देवेंद्र पटेल है कोई, अगर मैं देवेंद्र पटेल जी से ये पूछ लूं कि आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको इसका उत्तर भी मालूम होगा, लेकिन वो कमेंट करने के लिए आ गए। तो इस तरह की जो मेंटलिटी आपकी, जो पीढ़ियों से आपके दिमाग में घुसी हुई है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और समाज की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि आप अगर प्रोग्रेसिव, आप अगर साइंटिफिक अगर अप्रोच को आप नहीं अपनाते हैं, तो आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि फिर आपको बहुत बड़ी जो है प्रतिक्रिया समाज के उस प्रगतिशील वर्ग से झेलनी पड़ेगी, जो शायद आप नहीं झेल पाएंगे। मैंने कहा ना, देवेंद्र पटेल जी, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। तो इस तरह की चीजें कहने से पहले हम लोगों को 10 बार सोचना चाहिए, क्या हमें ज्ञान है। और अगर देवेंद्र पटेल जी शायद इंटरनेट से चेक कर रहे होंगे, अगर उनको मालूम होता आस्तिक और नास्तिक का अंतर क्या होता है, तो अब तक लिख चुके होते। लोगों में इस तरह की अज्ञानता भरी हुई है। हम अपनी अज्ञानता को परोसना चाहते हैं। समाज में आप ज्ञान परोसिए, अज्ञानता नहीं। क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि जो आदमी भगवान में भरोसा करता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। आस्तिक का मतलब होता है जो व्यक्ति वेदों को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। यह है भारतीय अवधारणा। लोगों को आस्तिक नास्तिक के फर्क भी नहीं पता, लेकिन ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और समस्या यहीं पे है कि जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, आप लेके आ जाते हो अपनी जो धर्मांधता है उसको समाज पर थोपने के लिए। भारतीय दार्शनिक व्यवस्था में आस्तिक का मतलब है जो व्यक्ति वेदों में विश्वास करता है, और जो व्यक्ति वेदों में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहा गया है। भारत में कुल मिलाकर के 9 दार्शनिक परंपराएं हैं, जिसमें से 6 दार्शनिक परंपराएं नास्तिक हैं, अर्थात वेदों को नहीं मानती। जैसे आजीवक है, जैसे भौतिकतावादी है, जैसे अनिश्चयवादी है, जैसे जैन है, जैसे बौद्ध है, जैसे चार्वाक है। ये लोग वेदों को नहीं मानते। तो भारत की जो वैदिक और जो दार्शनिक परंपरा है उसमें अधिकांश दर्शन नास्तिक हैं, जो वेदों को नहीं मानते। लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, वो एक फर्जी सी चीजें सुनकर के चले आते हैं और किसी के ऊपर थोप देते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है उसको ईश्वरवादी कहा जाता है, और उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है थियस्ट। जो व्यक्ति
ईश्वर को मानता है उसके लिए इंग्लिश में शब्द प्रयोग होता है थियस्ट, और जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता उसके लिए हम शब्द बोलते हैं अनीश्वरवादी अर्थात एथियस्ट। और आस्तिक के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता। आस्तिक की इंग्लिश भी आस्तिक होती है, आस्तिक की हिंदी भी आस्तिक होती है, और नास्तिक की इंग्लिश भी नास्तिक होती है, नास्तिक की हिंदी भी नास्तिक होती है। ये सब चीजें कहां से आती हैं? ये सब चीजें आती है लोगों की, मैं कह रहा हूं, अज्ञानता भरी हुई है, और खास करके धार्मिक जो वांग्मय है उसको लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में अज्ञानता भरी हुई है। लोगों को पता नहीं है, वो भावनाओं से संचालित होते हैं और जिनको जैसा कहा गया है पीढ़ियों से उसको मानते चले आ रहे हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तो आपके दिमाग के जो बल्ब है ना जल जाएंगे। और मैं लोगों से यही तो कहता हूं कि आप पढ़िए, आप अपने अज्ञान को मत थोपिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा तगड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी तर्कवाद की, उसका आप जवाब दे नहीं पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि लोग इन चीजों को समझें। आप अपना कोई भी तर्क लाने से पहले या किसी भी चीज की आलोचना करने से पहले क्या उसकी गहराई में गए हैं? क्या आपने पढ़ा है? आज जो मैंने आपको आस्तिक और नास्तिक के बारे में बताया है, इसके बारे में भी लगभग 90% लोग नहीं जानते। 90% लोग इसको भी नहीं जानते कि आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है। वो आस्तिक को भगवान से और नास्तिक को भगवान को न मानने वाले से जोड़ लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, वेदों में भगवान नहीं है। जो वैदिक परंपरा है, ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि लोगों ने क्या है, ये सब चीजें पढ़ी हुई नहीं है। लोग इन सब चीजों को पढ़ते नहीं है, और इसी कारण से लोगों के अंदर ये दिक्कतें होती हैं। आप पूरे वेदों को पढ़ना, वेदों के अंदर कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, कहीं भी। सारे वेद पढ़ लेना, कहीं भी वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। और आप देखना जो लोग बाहर क्या करते हैं, आप देखना बाहर लोग क्या करते हैं, सभी मंदिरों में तो पूजा कर रहे हैं। और भारत में जो प्रारंभिक जो सभ्यता है, उस सभ्यता में आप वैदिक सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। उन्हीं वेदों से आपके ब्राह्मण निकले हैं, उन्हीं वेदों से आपके उपनिषद निकले हैं, उन्हीं के बाद आपके अरण्यक निकले हैं, उसी के बाद आपके धर्मसूत्र निकले हैं, उसी से स्मृतियां बनी हैं, उसी से महाकाव्य बने हैं। और उन वेदों में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और यहां आप देखिए कंट्राडिक्शन, देखिए वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम प्राचीन जो है उस सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं आस्तिक नास्तिक वाला, वही लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं मंदिरों में जाके, जबकि वेदों में उसका उल्लेख ही नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वैदिक रिवाइवल की बात की थी तो उन्होंने कहा था वेदों की ओर चलो, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मूर्ति पूजा इत्यादि को बंद करो। ये सब पाखंड है, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा ये बात, और उन्होंने कहा कि ये वेदों में नहीं है। और पढ़ लेना आप ऋग्वेद, पूरे ऋग्वेद में आपको कहीं भी मूर्ति पूजा के उल्लेख नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो मेरा सब लोगों से ये एक टॉपिक जो है बीच में कमेंट देख करके आ गया। हम लोग कम से कम ऐसा ज्ञान समाज के सामने न रखें जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और जिसके लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं है। हम अध्ययन करें, पढ़ाई करें, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, हमारा समाज बेहतर हो सकता है। उन चीजों को हम लेके आए। और मैं सब लोगों से बार बार यही कहता हूं कि भैया देखो, संविधान पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, जज बनोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे। और अगर हम ये नहीं बनेंगे और ये आस्तिक नास्तिक के चक्कर में लगे रहेंगे, वो कह रहा है कि ईश्वर है, वो कह रहा है ईश्वर नहीं है, क्या कर लोगे आप मुझे बताओ। ये काम तो हमारे उस समय के बहुत सारे लोग थे जो बेचारे हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे पुराने पूर्वज, वो ही करते रहते थे, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं थी, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, तो वो ये सारी चीजें करते रहते थे। तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने चिंतन में आधुनिकता लानी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा अपने चिंतन में प्रगतिशीलता लेके आनी पड़ेगी। और तार्किक दृष्टिकोण का जब हम विकास करेंगे तो उनसे बहुत सारी चीजों को हमें समझने में सहायता मिलती है, बहुत सारी चीजों को समझने में सहायता मिलती है। क्लियर? और चलिए, खैर नहीं कोई बात नहीं, मेरा तो काम है लोगों को चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में बताना। अब आपको देखो, उधर से जो है मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। लोग क्या है, पढ़ते लिखते नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं। देखो आप यहां देखो, ये ना पुराणों की लाइन लगी हुई है। ये देखो, ये पुराण है, ये पुराण है, ये पुराण है, ये याज्ञवल्क्य की शिक्षाएं हैं, ये ईशादि सहित 9 उपनिषद हैं। अरे भाई, पढ़ना सीखिए। कोई भी ज्ञान देने से पहले आप खुद पढ़िए,
जब आप पढ़ेंगे तब चीजों को सही तरीके से जानेंगे। कोई भी आदमी, अधकचरा आदमी 5वीं पास आपको आकर के एक मंत्र सुना देता है और आप कहते हो बड़ा ज्ञानी है, बहुत जानता है, क्योंकि आपको संस्कृत आती नहीं है, आपको मंत्र बोलना भी नहीं आता, उसका अर्थ भी नहीं आता, उसको आप ज्ञानी मान लेंगे। और जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको किताबें पढ़ पढ़ करके सारी ओरिजिनल फॉर्म में, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हो। आपने वो मान लिया है कि वो चीज सत्य है, आपने अपने मन में ये बिठा लिया है कि वो परम सत्य है, और वो आदमी जो बोल गया है एक श्लोक वही सब कुछ है। और यहां पर लोगों ने फिजिक्स में रिसर्च कर डाली, केमिस्ट्री में रिसर्च कर डाली, इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर डाली, तमाम धर्म ग्रंथ पढ़ डाले, उसके बारे में हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, उससे हम जानना नहीं चाहते, हम उससे सीखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम लोग बायस्ड हो चुके हैं, हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं। और कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति तब विकास करता है जब उसका माइंड लिबरेट हो, यानी जब उसका माइंड स्वतंत्र हो। जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा, जिसका चिंतन स्वतंत्र होगा, वो चीजों को जान पाता है। वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से उसके पक्ष का, उसके विपक्ष का इत्यादि का मूल्यांकन करता है। देवेंद्र पटेल जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको यहां पर फिर तर्क करने की, बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने उस विचार के साथ जाना चाहते तो आप चले जाइए, हम उस पर तर्क नहीं करना चाहते। हमारा तो विषय है कि हम यहाँ इतिहास की बातें करें, हमारा तो विषय है हम यहाँ पर जो समाज में सामाजिक कुरीतियां हैं, पाखंड है, उनकी बात करें। और जैसा मैंने कहा ना कि अनावश्यक मुद्दे उठाकर के हम सोसाइटी को डाइवर्ट क्यों करें। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत रखिए। मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं, मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं, तो क्या मैं रोज चिल्लाता हूं कि पिताजी का सम्मान हो, पिताजी का सम्मान हो, पिताजी का सम्मान हो, पिताजी की जय हो? मैं करता हूं क्या रोजाना? नहीं करता। पिताजी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो उसको व्यक्त करने के लिए वो जो दिखावा है उसको करने की आवश्यकता है क्या? ये जो लोग दिखावा करते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी जय हो, समस्या वहां है। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, तो ईश्वर इस बात को जानता है और आप ईश्वर से डायरेक्ट संवाद स्थापित करिए। उसमें ये करना, वो करना, ये जो सब चीजें हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए। खैर चलिए, हम लोग दूसरी तरफ चले गए थे और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इन चीजों को समझेंगे। ये जो जो आस्थाएं होती हैं, ये व्यक्तिगत होती हैं और व्यक्तिगत रूप से हम इनको माने, सब लोग मानते हैं। किसी न किसी में आस्था हर व्यक्ति की होती है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। लेकिन जब सामाजिक और सार्वजनिक मसला आता है तो उन सामाजिक और सार्वजनिक मसलों पर हम लोगों को बहुत तार्किक होना चाहिए। और समाज हित और व्यक्तिगत हित में जब भी कभी टकराव हो, समाज हित की बात करनी चाहिए। अगर कभी आपको लगता है कि व्यक्ति का हित महत्वपूर्ण है या समाज का, तो हम लोगों को बात करनी चाहिए समाज हित की हमेशा। और जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम ये सोचना आरंभ कर देंगे कि हम समाज हित की बात करें, उस दिन हम इन अंधविश्वासों पे, पाखंडों पे, इस तरह की जो चीजें हमारे व्यक्तिगत जेहन में घुसी हुई हैं, हम पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आएंगे। हम ये कहेंगे कि हमारा ये व्यक्तिगत मसला है, ठीक है, यहां तक, यहां समाज की बात हो रही है तो मैं यहां समाज की बात करूंगा, यहां शिक्षा की बात हो रही है मैं भी शिक्षा की बात करूंगा, यहां रोजगार की बात हो रही है मैं भी रोजगार की बात करूंगा। तो जिस दिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाए कि हम पब्लिक डोमेन में आकर के, सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में आकर के जब इन विषयों की बात करें जिससे व्यापक मानवता का हित जुड़ा हुआ है, तब जाकर के एक मनुष्य के रूप में हमारी पहचान स्थापित होती है। सनकी बनना, एकांगी बनना, संकुचित बनना, ये बहुत आसान है। आपको लगता है मैं सबसे अच्छा हूं, मानते रहिए, वेरी सिंपल, बहुत साधारण चीज है, मैं सबसे ये आप मानते रहिए। लेकिन समाज आपको अच्छा माने, समाज आपको स्वीकार करे कि हम अच्छे और भले व्यक्ति हैं जिनसे समाज का कल्याण होता है, तब आपकी पहचान है। तो जो ये बेसिकली क्या है, इसको गौतम बुद्ध ने कहा है इग्नोरेंस। कभी कभार क्या होता है, इग्नोरेंस में हम लोग चीजों को मानते चले आते हैं। हम कहते हैं कि हम जो जानते हैं या जो हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, या हम जैसे दिखते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो आपकी अपने मन में वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके प्रति समाज की और लोगों की अनुक्रिया और प्रतिक्रिया, अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स और प्रतिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन, वो दोनों कैसे हैं। क्लियर? सो चलिए, खैर सॉरी, हम लोगों ने दूसरा टॉपिक उठाया और आई होप कि आप तार्किक
वो तार्किक लोग इन चीजों को समझेंगे। और जस्ट डू, मेरा सब लोगों से कहना है, अध्ययन करिए जिस विषय पर आप बोलना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे आईएएस में सेलेक्ट हुए 8वां साल चल रहा है। 8 साल पहले मैंने स्टडी छोड़ दी, लेकिन आज भी मैं भारत का संविधान पढ़ता हूं। मुझे तमाम संविधान के अनुच्छेद याद हैं, और जब मैं उसको पढ़ता हूं, उसका मुझे जानकारी है, तभी मैं समाज के सामने बात रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें मैं पढ़ता हूं, मुझे पता है। मैं आज भी 8 साल होने के बाद भी इतिहास पढ़ता हूं, मेरे पास तमाम इतिहास की किताबें हैं। तो उसके माध्यम से जो इतिहास को मैं जानता हूं, उसी इतिहास के बारे में लोगों के सामने बात रखूंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मैंने पढ़ा हुआ है। जो चीज मैंने पढ़ी नहीं है, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करने से मुझे लगता है किसी का भी हित नहीं होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस विषय के बारे में हमें जानकारी हो, उस पर हम लोग चर्चा करें, ज्यादा हितकर होता है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। क्लियर? तो चलिए, कोई बात नहीं, वो देवेंद्र पटेल जी भी अपने भाई हैं, और देर सवेर वो भी समझेंगे। और अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो अब दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था? कल हमने बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1206 में उसने दिल्ली को राजधानी बनाया, और 1210 ईस्वी में पोलो खेलता था। वो पोलो मतलब घोड़े पर घोड़े से एक रॉड के माध्यम से बॉल को मारना, उसको पोलो या बोलते चौगान। खेलते समय उसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई। तो उसकी जो मृत्यु हुई थी, स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंट था, एक घोड़े से गिरा और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे में उसने कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। और दूसरा, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी कोई उत्तराधिकारी की व्यवस्था नहीं कर पाया था, तो ऐसे में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी की घोषणा उसने नहीं कर पाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है, वो कैसे हुई? वो भी ऐसे ही एक्सीडेंट में हुई, और इस कारण से वो भी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 में। तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था। बदायूं एक जगह पड़ती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आज भी एक जिला है। तो वो उस समय एक इक्ता हुआ करता था। इक्ता मतलब एक तरह का सूबा, छोटा सा राज्य भी समझ सकते हैं, स्टेट। तो वो उस समय बदायूं का इक्तादार था। और जो 2 तरह के सरदार थे उस समय, एक सरदार वो थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को बनाना चाहते थे, उसका नाम था आराम शाह। और कुछ सरदार जो थे वो चाहते थे इल्तुतमिश को बनाना। तो अंततः इस संघर्ष में इल्तुतमिश विजयी हुआ, और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना 1210 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक, लगभग 26 साल तक वो दिल्ली का सुल्तान रहा। अब क्या, चलिए, तो अब उसने क्या क्या कार्य किए हम देखेंगे इल्तुतमिश ने। तो आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा की थी, उस चर्चा में हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी ने अपना जो साम्राज्य था उसको 3 हिस्सों में बांट दिया था। किन 3 हिस्सों में? एक साम्राज्य उसने ऐबक को कहा था कि तुम भारत का साम्राज्य देखोगे। दूसरा उसने कहा था कि जो गजनी का साम्राज्य है वो यल्दौज नामक एक आदमी को दे दिया था। और जो दक्षिणी जो पाकिस्तान है, सिंध, उसका जो साम्राज्य है वो उसने कुबाचा को दे दिया था। तो अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया भारत का, यल्दौज को दिया गजनी का, और जो कुबाचा था, कुबाचा नाम का जो व्यक्ति था, उसको दिया सिंध का। तो अब देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाएगी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि यल्दौज के मन में और कुबाचा के मन में यह विचार आएगा कि ये तो हमारा साम्राज्य होना चाहिए। तो वो गजनी से प्रयास करेगा, किसके लिए? दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। बैठा हुआ है वो सिंध से प्रयास करेगा कि क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है, तो हम लोग दिल्ली पे आधिपत्य कर लें, दिल्ली पे कब्जा कर लें। और दिल्ली के जो सरदार थे, उन सरदारों ने इल्तुतमिश को सुल्तान बना दिया। तो अब दिल्ली की जो स्टेज है वो सेट हो चुकी है। क्या स्टेज सेट हो चुकी है?
कि अब जो है यल्दौज के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में और संघर्ष होना ही है, क्योंकि जो कुबाचा और यल्दौज ये बात को जानते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का वैध अधिकारी नहीं है, वैध उत्तराधिकारी नहीं है इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का एक दास था, लेकिन उसमें योग्यता थी तो वो बदायूं का इक्तादार बन गया था। और इस कारण से कुछ सरदारों को उसने अपने पक्ष में कर लिया। और दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास यही है, दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास यही है कि इस इतिहास में आप जिसके पक्ष में होंगे वही व्यक्ति या तो सुल्तान बनेगा या मजबूत हो जाएगा। जैसे बलबन, आगे बलबन आएगा तो बलबन भी यही करेगा कि बलबन जो है और उसके बाद आप खिलजियों को देखना, तो खिलजी जो शासक बनेंगे वो भी सरदारों को अपने पक्ष में करेंगे। तो जिसके फेवर में ज्यादा सरदार हो जाएंगे वो व्यक्ति सत्ता के नजदीक पहुंचेगा, सुल्तान बन जाएगा। क्लियर? तो मैं बेसिक चीजें आपको बताता चलता हूं कि इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए। इल्तुतमिश के 3 प्रतिद्वंदी थे, एक यल्दौज, एक कुबाचा, 2। ये मैं आपको बता दूंगा। कुबाचा का राज्य सिंध में था और यल्दौज का राज्य गजनी अफगानिस्तान में था। तो 1217 ईस्वी में कुबाचा और इल्तुतमिश, और उस लड़ाई में इसने उसको हरा दिया इल्तुतमिश ने। तो कुबाचा क्योंकि उससे सीनियर था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का था, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और सिंध नदी में डूब करके उसने हत्या कर ली, आत्महत्या। तो एक चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरा बताता हूं यल्दौज का। यल्दौज जो है गजनी से अपनी सेनाएं लेके चला, गजनी से अपनी सेनाएं लेकर के चला, और जो हरियाणा में तराइन नामक जगह पड़ती है वहीं पे आ गया। आपको पता होगा तराइन में पहले पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो चुका था। गजनी भी लेके आ गया वहां से अपनी सेनाएं, और इधर से इल्तुतमिश अपनी सेनाओं को लेके गया और इल्तुतमिश ने उसको पराजित कर दिया। किसे? यल्दौज को भी। और जब यल्दौज पराजित हो गया तो भाग गया गजनी। उसके बाद यल्दौज की तरफ से या उसके उत्तराधिकारी कोई भारत में नहीं आए। तो कुल मिलाकर के इल्तुतमिश ने जो अपने जो सबसे बड़े 2 प्रतिद्वंदी थे, एक कुबाचा और एक यल्दौज, इन दोनों को पराजित करके या तो मार दिया या तो किसी ने आत्महत्या कर ली या भगा दिया। तो अब उसका खतरा टल गया। किसका? इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश क्या है? दिल्ली की सल्तनत का अकेला सुल्तान बचा। अब उसके पास रास्ता था कि भारत में और जो राज्य विद्रोह करते हैं उनको कैसे दबाया जाए, और साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी स्थापित नहीं है, तो नए राज्य में किस तरीके से हम सेटअप बनाएं, प्रशासनिक तंत्र कैसा हो, रेवेन्यू सिस्टम कैसा हो, जो ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी, मिनिस्टर्स कैसे होंगे, ये सारा सेटअप भी उसको बनाना था। आय के जो स्रोत थे, रेवेन्यू के रिसोर्सेज, वो भी क्लियर नहीं थे। तो ऐसे में उसने ये प्रयास किया कि हम लोग एक व्यवस्थित तंत्र की स्थापना करें। तो सबसे पहले उसने क्या क्या काम किया? मंगोल जो है उस समय भारत पर आक्रमण कर रहे थे। चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा। चंगेज खां ने पहली बार भारत में घुसने का प्रयास इल्तुतमिश के ही समय किया, और उसने जब आक्रमण किया था चंगेज खान ने, तो एक आदमी था साउथ में, जलाल खां मंगबरनी करके, उस पर हमला किया था। उसका पीछा करते करते वो भारत में आ गया था। तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश को मैसेज भिजवाया कि तुम मंगबरनी का सपोर्ट मत करना, नहीं तो मैं हमला करूंगा हिंदुस्तान पे। तो इल्तुतमिश समझदार था, उसने मंगबरनी का सपोर्ट नहीं किया, और अलकत मंगबरनी भी चला गया और उसके पीछे पीछे चंगेज खान भी चला गया। तो उस समय जो मंगोल आक्रमण था, उस मंगोल आक्रमण का भय टल गया। लेकिन मंगोल देखना आगे आक्रमण करते रहेंगे, और मंगोल आक्रमण कर करके भारत के बहुत सारे हिस्से को परेशान करेंगे। आगे वो नए जो आगे जो आने वाले शासक हैं उनके समय में वो ये सारी चीजें करते रहेंगे। क्लियर? आगे हम आते हैं विजय अभियान। कौन कौन सी जीतें उसने हासिल की थी? सबसे पहले 1225 में उसने बंगाल में एक इवाज नाम का शासक था। आपको पता होगा कि बख्तियार काकी लड़ते लड़ते वहां पहुंच गया था लखनौती, जहां लक्ष्मण सेन राजा थे सेन वंश के। तो उसके बाद वहां पर मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई थी, और एक व्यक्ति था हिसामुद्दीन इवाज जो बंगाल पे शासन कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध अभियान छेड़ा, और इल्तुतमिश पहुंच गया लड़ते लड़ते बंगाल, और वहां पर उसने उसे पराजित कर दिया इवाज को। और अपना एक पुत्र था उसका नासिरुद्दीन महमूद, उसको वहां का गवर्नर बना करके वो वापस आ गया। तो इल्तुतमिश बंगाल में इवाज को पराजित करके
आया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को गवर्नर बना करके चला आया, तो उसने वहां पर जीत हासिल की। उसके अलावा उसने जितने सारे चीजें थी जो विद्रोह उसके एरिया में हो रहे थे, जैसे मान लीजिए पृथु का विद्रोह था, या आसपास के दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे, उन सारे विद्रोहों को इल्तुतमिश ने दबा दिया। उनके सरदारों को या तो मार दिया या उनको इतना उसने भयभीत कर दिया कि सुल्तान की सत्ता को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह गया। तो एक मजबूत सुल्तान के रूप में, मजबूत शासक के रूप में उसने अपनी सत्ता स्थापित की। किसने? इल्तुतमिश ने। और आप जानते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनमें से मैंने कहा कि वो अपने आप को बादशाह नहीं कहते थे। बादशाह का मतलब होता है संप्रभु शासक। ओमवीर राज सिंह राजपूत का कहना है कि मंगोल कहाँ के निवासी थे। मंगोल बेसिकली मंगोलिया और मध्य एशिया जो एरिया है वहां के रहने वाले लोग थे। और मंगोल भी बड़े भयंकर किस्म के आक्रमणकारी थे, बहुत लूटते थे। मारना, मार काट करना, लूट मार करना, यही मंगोलों का पेशा था। आगे आपको मंगोल हमले के बारे में बहुत मिलेगा पढ़ने को। तो जैसा मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो बेसिकली सुल्तान थे, वो बादशाह नहीं थे। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित नहीं किया। क्लियर? सो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था इस्लाम में उस समय? खलीफा। और खलीफा ही क्या देता था? अप्रूवल लेटर। तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति अगर सुल्तान बनता था या कोई भी राज्य जीतता था या कहीं का राजा बनता था तो उसको खिल्लत लेनी होती थी। खिल्लत का मतलब खलीफा के द्वारा दिया गया अप्रूवल लेटर, उसको हम बोलते हैं खिल्लत। तो इसने जो है इल्तुतमिश ने खलीफा से वैध उत्तराधिकारी होने के नाते बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करी। 1229 में उसने खिल्लत ली। कहां से? बगदाद के खलीफा से। और उस समय इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक जो दुनिया है उसमें बगदाद का खलीफा सबसे पावरफुल था। क्लियर? और जब वैध उत्तराधिकारी उसको घोषित कर दिया तो उसके बाद उसने सुल्तान, और फिर उसके बाद उसने जो उपाधि होती है वो उपाधियां धारण करके वो दिल्ली का सुल्तान विधिवत बन गया। और खलीफा ने जब उसको वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया इल्तुतमिश को, तो उसका मतलब यह हुआ कि इल्तुतमिश अब अपने उत्तराधिकारी खुद बना सकेगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो खिल्लत का मतलब यह था कि उसको वैधता मिल गई, और सुल्तान हिंद के नाम की उसने उपाधि धारण की। हिंद का सुल्तान, हिंद मतलब हिंदुस्तान। क्लियर? उसके बाद उसने सिक्के चलवाए, और सिक्कों में दो तरह के सिक्के बहुत फेमस थे, आप नाम याद रखना। उसने चांदी का एक टका चलवाया था, टंका नाम का सिक्का था, चांदी का एक सिक्का था जिसका नाम था टंका, वो चलवाया था इल्तुतमिश ने। और भारत में दिल्ली सल्तनत में पहली बार जो सिक्के चलवाने की शुरुआत की है वो इल्तुतमिश ने ही की है। तो इल्तुतमिश ने चांदी का एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था टंका, और तांबे का एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था जीतल। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आया है कि टंका और जीतल नाम के सिक्के किस सुल्तान ने चलवाए थे, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नाम के सिक्के चलवाए। और उसके अलावा बामियान ने एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान में, बामियान। तो बामियान में वो एक अभियान में जा रहा था और उस अभियान में बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? इल्तुतमिश की। और लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसने कह दिया था कि मेरी जो उत्तराधिकारी होगी वो रजिया सुल्तान होगी। रजिया उसकी बेटी थी, तो उसने अपनी उत्तराधिकारी नॉमिनेट रजिया को किया था, अपने बेटे को नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सरदार जो है कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में आते थे, तो कुछ सरदारों ने इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको बना दिया सुल्तान। सरदारों में संघर्ष हुआ और बाद में रजिया जीत गई और रजिया भारत की सुल्तान बनी। आपने सुना होगा, रजिया के नाम से मूवी भी आई है, रजिया सुल्तान। अच्छा, एक मैं आपको चीज बताऊं, भारत में दिल्ली जो भारत की राजधानी रहा है बहुत लंबे समय तक, यहां पर केवल 2 ही महिलाओं ने शासन किया है। अब तक के भारत के इतिहास में, अब तक की पूरी हिस्ट्री में केवल 2 ही महिला शासिका हैं। पहली महिला शासिका का नाम है रजिया सुल्तान और दूसरी है श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके अलावा हिंदुस्तान में कभी कोई स्त्री शासक नहीं रही है, केवल यही 2 हैं। मध्यकाल में रजिया सुल्तान और आधुनिक काल में श्रीमती इंदिरा गांधी। यही दो महिलाएं रही हैं पूरे भारत के इतिहास में। आप हड़प्पा काल से लेकर के अब तक देख लेना, इसके अलावा कोई नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मध्यकाल में जहां इस्लाम में महिलाओं के प्रति कई सारी पाबंदियां थी,
वहां भी रजिया जो है सुल्तान बन गई। और मुझे लगता है भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो उस दौर में शायद हो सकता है स्पेन की कोई राजकुमारी हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में गौर से, तो आपको वो रजिया सुल्तान ही मिलेगी पूरे दुनिया में सुल्तान के रूप में। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी के सारे जो फैक्ट्स हैं, ये कई बार हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई इल्तुतमिश ने काम क्या क्या किए। तो जैसे मैंने कहा, उसने विजय हासिल की बहुत सारे एरिया में, यल्दौज से, कुबाचा से, बंगाल में और आसपास जो विद्रोह हुए थे, पृथु विद्रोह वगैरह, वो सब उसने दबाए। उसके अलावा कुछ उसने निर्माण के कार्य भी किए। क्या निर्माण के कार्य किए? सबसे पहले तो कुतुब मीनार। आपने सुना था, कल हमने चर्चा की थी परसों, कि कुतुब मीनार बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शायद शुरू हुई थी या जो भी, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, एक काम। दूसरा, उसके अलावा उसने भारत में एक मकबरा भी बनवाया था, और वो मकबरा जो बनवाया था, वो मकबरा बनाने का कार्य पहली बार भारत में इल्तुतमिश ने ही शुरू किए थे, मकबरे बनाना। उसके अलावा उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की थी, विद्यालय या मदरसा आप कह सकते हैं, उसकी भी उसने स्थापना की थी। क्लियर? और उसके अलावा बदायूं में एक जामा मस्जिद है, बदायूं में एक जामा मस्जिद है, शायद आज भी होगी या टूटी फूटी अवस्था में। वो जामा मस्जिद जो बदायूं वाली है, जब वो इक्तदार हुआ करता था तो भी उसने उसकी स्थापना करवाई थी। मैं मानवेंद्र सिंह राजपूत जी का कहना है कि साहब प्रतिभा पाटिल बेसिकली राष्ट्रपति थी भारत की। और अगर भारत की राज्य व्यवस्था को आप समझें, राजनीति को, राज्य व्यवस्था को, संविधान को, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ होता है। भारत में जो प्रधानमंत्री का पद होता है ना, वही सब कुछ होता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो उसकी वो उतनी ना महत्ता है ना उसकी शक्ति है। क्लियर? चलिए, सो उसके बाद एक और जो उसने काम किया था, नागौर, राजस्थान में एक शहर पड़ता है नागौर। तो नागौर में उसने एक दरवाजा बनवाया था, गेट। मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद अभी भी उसके अवशेष हैं वहां पे। वो जो गेट बनवाया था उसका नाम था अतार किन का दरवाजा, उसका नाम है अतार किन गेट। वो उसने बनवाया था, किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये जो 3-4 उसके निर्माण कार्य हैं, चाहे बदायूं की जामा मस्जिद है, चाहे दिल्ली में एक मदरसा है, चाहे नागौर में अतार किन का दरवाजा है, और सबसे बड़ा काम कुतुब मीनार। दिल्ली आते हैं आप लोग, कुतुब मीनार तो देखते ही होंगे। तो कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार जिसकी याद में बनी थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं थे, बल्कि एक बख्तियार काकी करके एक सूफी संत थे, उनकी याद में इसको बनवाया गया था। क्लियर? सो ये थी इल्तुतमिश की हिस्ट्री, इल्तुतमिश का इतिहास। और इल्तुतमिश ने मंगोलों के खतरे को टाल दिया, कुबाचा और यल्दौज से वो जीत गया, यहां पर जो विद्रोह हुए इनको दबा दिया, बंगाल को जीत लिया। तो कुल मिलाकर के जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका समय तो केवल 4 साल का था, 1206 से 1210, उसको ज्यादा समय नहीं मिला। दिल्ली सल्तनत को वास्तव में खड़ा करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। और आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, जैसे इक्तिदारी व्यवस्था क्या थी, दिल्ली के जो अमीर वर्ग था वो क्या थे, इन सब के बारे में उसने व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया कि रेवेन्यू कौन वसूल करेगा, गुड़साल कौन देखेगा, खेतों की माप वगैरह है वो उसके लिए जो अधिकारी वो कौन होगा, सेना का जो अधिकारी कौन होगा, गुप्तचर विभाग का हेड कौन होगा। जब हम पढ़ेंगे ना प्रशासन, इल्तुतमिश के साथ साथ गुलाम वंश का प्रशासन पढ़ेंगे, तो आपको पड़ेगा दीवाने आरिज, दीवाने ममालिक, अमीर अखोर, इस तरह के आपको पद दिखाई देंगे जिसके माध्यम से उनका प्रशासन चलता था। तो हम उन सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी चर्चा करेंगे, और उसके अलावा उनकी इकोनॉमी क्या थी, अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग केवल इल्तुतमिश के ही ऊपर अपनी चर्चा को खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है 8 बज चुके हैं, और हमारा जो सेशन है उसमें आज रजिया सुल्तान नहीं हो पाएगी। कल हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, भारत में जिन लोगों को यह सवाल है कि भारत की व्यवस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, और जिन देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वहां पर राष्ट्रपति प्रमुख नहीं होता, वहां पर सरकार का मुखिया बेसिकली कौन होता है, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर में होती है। क्लियर? तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। हिंदुस्तान में, भारत में प्रधानमंत्री की पद ही सबसे पावरफुल है। क्लियर? कोई पुत्तीलाल लोधी जी का है कमेंट कि मुंबई लोधी समाज संघ के कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे,
सांता क्रूज में बहुत लोग गांव जाने के लिए तैयार हैं, कोई सही जानकारी हो तो मार्गदर्शन दें, महान दया होगी। पुतीलाल जी, ट्रेन शायद चालू कर दी गई है, आप ट्रेन का शेड्यूल आपको पता करिए और मुझे भेजिए, डिटेल में आपको बताता हूं कि मुंबई से कुछ ट्रेन जो है यूपी के लिए शुरू की जा रही है। चलिए, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चंस रहता है तो आप पूछिए। हिस्ट्री में आपका मतलब जैसे हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं तो बेहतर तो क्या है कि हम टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछें, लेकिन अगर आपको कहीं और से भी पूछने का मन करता है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा अंत में, भाई पढ़ा करिए आप लोग, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो चीजें काम नहीं आएंगी। और खास करके अगर हमें समाज के बारे में जानना है या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करना है तो हमें खुद से बहुत चीजें पढ़नी चाहिए। और जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप जो कंफ्यूजन होते हैं वो अपने आप, भ्रम अपने आप दूर होते चले जाते हैं। क्लियर? और कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊं अगर कुछ मिलते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में। हाँ, इल्तुतमिश के दरबार में दो विद्वान थे बहुत बड़े, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। दो विद्वान थे, एक तो था उसका इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था निजामुल मुल्क जुनैदी। ये बहुत तेज तर्रार आदमी था, निजामुल मुल्क जुनैदी, ये बहुत तेज तर्रार आदमी था और ये इल्तुतमिश का क्या था, प्रधानमंत्री था। एक तो आप इसका नाम याद रखिएगा। दूसरा एक व्यक्ति था इसका दरबारी लेखक, इल्तुतमिश के दरबार में एक इसका लेखक था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। तो आप लोग ये दोनों नाम याद रखिए, जुनैदी और सिराज। ये जुनैदी और सिराज जो है कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार इनके बारे में पूछा गया है और ये बहुत सारा डिटेल छोड़ेंगे। नहीं, दिल्ली में आज कोई बारिश नहीं है, दिल्ली का मौसम एकदम बढ़िया है। क्लियर? और चलिए, तो आज की चर्चा, और देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं। इंटरनेट से मैं चेक कर रहा था कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे इल्तुतमिश के द्वारा, जैसे आपको पता है कि जब इल्तुतमिश आया तो उसका लोगों ने विरोध कर दिया कि तुम जो है सुल्तान नहीं बन सकते हो, तो कई सरदारों ने उसका विरोध किया। तो उसने क्या है, कुछ सरदार अपने पक्ष में किए, वो बन गया और बनने के बाद उसने एक एक करके निपटा दिए सारे। ठीक है? और उसके बाद उसने अपना एक गुट बनाया था 40 सरदारों का, इल्तुतमिश ने। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। और वो 40 सरदारों का जो गुट था, इल्तुतमिश 40 लोग कौन थे, तुर्कान चहलगानी कौन था, या इक्ता प्रणाली भारत में किसने शुरू की थी, तो इक्ता प्रणाली का की कुतुबुद्दीन, इसने इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्ता प्रणाली में क्या होता था, एक सूबा बना करके वहां से रेवेन्यू कलेक्शन होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था, इल्तुतमिश के समय जो दो लोग थे उसका विद्रोह करने वाले वो लोग कौन थे। इस तरह के सवाल आपको आएंगे। जैसे मैंने कहा कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, ये सवाल आ सकता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ऐसे ही सवाल इतिहास में आते हैं। और यही जो क्वेश्चंस हैं, यही जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं, आईएएस वगैरह में भी खूब आते हैं। मतलब हम क्या थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते, थोड़ा सा अगर हम गौर से पढ़ लेना तो यही क्वेश्चंस आपके आते हैं, घुमा घुमा करके ऐसे ही पूछे जाते रहते हैं। बस अगर थोड़ा सा हम लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इजीली हम उन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, आज की चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी चर्चा इतिहास पर ज्यादा हो, ताकि विषय का ज्ञान लोगों को बढ़े और जो उनके काम आए। कभी कभार लोगों के अनावश्यक इंटरफेरेंस से हम लोग ऐसे दूसरे विषयों पर चले जाते हैं, जिससे हमारा जो टाइम है वो हमारे टॉपिक के लिए कम पड़ जाता है। आज हमारा प्रयास था कि हम इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान दोनों को पढ़ लेंगे और कल बलबन, लेकिन कोई नहीं, आज एक ही हो पाया। कल हम रजिया और बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट से कहीं से भी आपके पास कोई किताब हो तो रजिया सुल्तान और बलबन, इन दो लोगों के बारे में पढ़ लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बलबन बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था। बलबन जो है बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में। तो चलिए, आज की चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं और सुबह के सेशन में हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे। ऑलरेडी 8:06 हो चुके हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।